हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश अवस्थी, आपका अवस्थी सर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 में एक्चुअल में हम लोग को डिस्कस करना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, और पोटेंशियल से जो प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं वो चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ना होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो एनर्जी है उसका जो ऑसिलेशन है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इन सब के बारे में डिस्कस करना होता है। जो डाइपोल्स के बीच में फोर्स लगता है, जो डाइपोल्स की पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, उनके भी हमें फॉर्म्स पढ़ने होते हैं कि कितने टाइप से उनका इंटरेक्शन होता है और कितनी अलग अलग सिचुएशंस में क्या अलग अलग फार्मूले आते हैं, वो भी हमें इसमें डिस्कस करना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 में। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 में सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हम लोग पहले से समझ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से विदाउट एक्सेलरेशन लाने में जो वर्क होता है वही वर्क होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पार्टिकुलर पॉइंट पे। क्लियर है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से लाने में जो वर्क होता है वही वर्क होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब इसको हम लोग डेराइव करते हैं तो ये जो फार्मूला इसका आता है, मान लो कोई चार्ज है हमारा Q, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में R डिस्टेंस पे अगर हम लोग पॉइंट P लेते हैं तो यहाँ पे जो Q का पोटेंशियल आता है वो आता है V = KQ/R। क्या आता है? KQ/R। क्लियर है? अब K को हम लोग 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, तो इसी पोटेंशियल को हम लोग लिख सकते हैं V और करके लिख सकते हो। V = Q/4πε0R। इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार और समझ लो ये होता क्या है। ये बेसिकली यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसके बाहर जो रीजन होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन मींस कांस्टेंट स्पीड से लाने में जितना वर्क होता है वही वर्क होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये जब हम लोग डेराइव करते हैं तो ये फार्मूला हमारा आता है KQ/R। क्लियर है सबको? ठीक है। अब जो दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस वैसे नहीं होता है। जब हम लोग इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाते हैं तो जितना वर्क था वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, जिसकी SI यूनिट हमारी वोल्ट होती है। वोल्ट साइंटिस्ट थे, उनके नाम के ऑनर में वोल्ट होती है। और दूसरा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये इनफाइनाइट से किसी भी गिवन चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होता है वो वर्क होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बच्चों? फिर से एक बार समझ लो, किसी गिवन चार्ज को इनफाइनाइट से विदाउट एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा वही वर्क होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब इसको हम लोग देखते हैं, मान लो हमारे पास एक चार्ज है यहाँ पे कैपिटल Q, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया है, इस पे हम लोग ला रहे हैं चार्ज स्मॉल q को। तो जब हम लोग ये डेराइव करते हैं कि जब कैपिटल Q से स्मॉल q R डिस्टेंस पे होगा तब पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी सिस्टम की, तो वो हमारी आती है आफ्टर डेरिवेशन K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई R।
के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग के की वैल्यू रिप्लेस कर दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैपिटल यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अगर टू चार्जेस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो, मान लो हमारे पास कभी ऐसा सिस्टम है जिसमें चार्जेस मोर देन 2 हैं, मान लो 3 चार्जेस हैं। तो अगर 3 चार्जेस हैं, मान लो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 चार्जेस हैं। मान लो ऐसे हैं, चार्ज यहां पे Q1 है, यहां पे Q2 है, यहां पे Q3 है। ये डिस्टेंस R12 है, ये डिस्टेंस R23 है, ये डिस्टेंस R13 है। तो जब भी कभी किसी सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी टोटल देखनी होती है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो देखनी होती है, तो हम लोगों को देखना होता है कितने पेयर्स हैं। हर एक पेयर, जितने पेयर्स होंगे, ये समझ लेना, जितने पेयर्स होते हैं किसी भी सिस्टम में, हर एक पेयर की वजह से अपनी खुद की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 पेयर्स हैं, Q1 Q2 का पेयर, Q2 Q3 का पेयर और Q3 Q1 का पेयर। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी वो बेसिकली 3 टर्म्स होंगे उसमें, एक इनकी वजह से, एक इनकी वजह से और एक इसकी वजह से। तो यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर, मतलब के Q1 Q2 बाई आर, ऐसा करके इस फॉर्म में होती है। तो एक इनके इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से के Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 प्लस इन सबको ऐड कर देंगे के Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13, के Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13। ये हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इस बार सिस्टम की, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस के Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 प्लस के Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13। क्लियर है सबको? ठीक है। हम लोग एक छोटा सा रिलेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उस पे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो इस रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आते हैं, उसका यूज होता रहता है। और वो रिलेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन। तो वो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा एक रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो यहां पे चूंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी हमने देखा था, U इज इक्वल टू के कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई R है। अब इसमें से जो फैक्टर है के Q बाई R, वही के चार्ज Q चार्ज की R डिस्टेंस पे पोटेंशियल थी। के Q बाई R जो फैक्टर है, ये कैपिटल Q चार्ज का R डिस्टेंस पे पोटेंशियल था। तो इस वाले फैक्टर को जो के Q बाई R है, हम लोग पोटेंशियल V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सिंस
K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू V, हेंस वी कैन राइट U इज इक्वल टू V इंटू Q। तो एक रिलेशन जो हमें मिलता है वो हो जाता है U इज इक्वल टू V इंटू Q। ये सबको क्लियर है? ठीक है। हम लोग एक और टर्म यहां पे पढ़ते हैं, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपली जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट्स पे जो अपना इंडिविजुअल पोटेंशियल होगा, उन्हीं का जो डिफरेंस है, उनका जो सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट मिलेगा, वही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझने की बात है। बाय डेफिनेशन ये होता है हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता है, वही हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो अब मान लो किसी चार्ज Q को 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट ले जाने में वर्क W हो रहा है, तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा V, वो हमारा हो जाएगा W बाई Q। क्योंकि ये वर्क पर यूनिट चार्ज है, तो टोटल वर्क को जितना भी चार्ज हमने ट्रांसफर कराया है उसके मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये सबको क्लियर है? तो यहां से हमको मिल जाता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई Q। तो एक रिलेशन और यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। तो ये भी एक रिलेशन है हमारा कि जो वर्क डन होता है वो Q इंटू डेल्टा V के इक्वल हो जाता है। ये क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग बात है जो आती है एग्जाम में अक्सर, कि मान लो जब कोई सिस्टम है, 2 चार्जेस का, मान लो Q1 Q2, उनके बीच के डिस्टेंस R है, लेकिन वो कहीं पे ऐसे रीजन में है जहां पे पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। मतलब जो चार्ज का सिस्टम है Q1 Q2 का, जो R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। तो इस केस में क्या होती है टोटल पोटेंशियल एनर्जी, वो हम लोगों को देखना है। ये एक स्पेशल केस है, तो ये बहुत ध्यान से ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको देखना। वो सिंपल पोटेंशियल जो एनर्जी है उससे नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कुछ चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे वो हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of 2 charge system in external electric field। मान लो यहां पे चार्ज Q1 है, यहां पे Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है ये वाली, और जब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, जहां पे फील्ड होगी पोटेंशियल भी होगा। तो यहां पे देखो, मान लो जहां पे Q1 है वहां पे हम लोग मान रहे हैं पोटेंशियल V1 है, जहां पे Q2 है वहां पे पोटेंशियल V2 है। पोटेंशियल क्यों? चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल भी। तो अब यहां पे देखो, हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में। जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो Q इंटू V के इक्वल थी। Q था चार्ज, V था पोटेंशियल। तो अब जहां पे कहीं चार्ज है और वहां पोटेंशियल भी है, तो उस दोनों के इंटरेक्शन से, चार्ज और पोटेंशियल के इंटरेक्शन से पोटेंशियल एनर्जी आती है QV के फॉर्म में, जो भी रिलेशन हम लोगों ने देखा था। तो जब चार्ज Q, पोटेंशियल V, तो पोटेंशियल एनर्जी QV थी। ऐसे ही अगर यहाँ पे चार्ज Q1 है, पोटेंशियल V1 है,
तो पोटेंशियल एनर्जी Q1V1 हो जाएगी इनके वजह से। अब यहाँ पे चार्ज Q2 है, पोटेंशियल V2 है, तो इनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी Q2V2 आ जाएगी। और एक जो इनका आपस में इंडिविजुअल है, जो अपना Q1 Q2 का इंटरेक्शन है, जो हमेशा रहता है, कि Q1 Q2 बाई आर के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो अब इस बार 3 टर्म्स होंगे पोटेंशियल एनर्जी के, एक Q1V1, दूसरा Q2V2 और तीसरा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। तो 3 टर्म्स होंगे इस बार पोटेंशियल एनर्जी में, ये ध्यान रखना। तो अब ये हो जाएगा U इज इक्वल टू, एक तो Q1V1 और दूसरा Q2V2 और तीसरा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। ये ध्यान रखना कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो सिर्फ के Q1 Q2 बाई आर से पोटेंशियल एनर्जी हमको नहीं मिलती है, हमको पोटेंशियल एनर्जी मिलती है Q1V1 प्लस Q2V2 प्लस के Q1 Q2 बाई आर के फॉर्म में। क्लियर है सबको? तो यहां से हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी सिस्टम की इस बार। अब हम लोग देखेंगे जो डाइपोल होता है उसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जब उसको हम लोग रखते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी आती है। हम लोग टॉपिक लिखते हैं पहले, पोटेंशियल एनर्जी stored in electric dipole in uniform electric field। देखो एक्चुअल में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, पिछले वीडियो में बेसिकली, पिछले चैप्टर में, कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हैं तो उसमें एक टॉर्क लगता है और उस टॉर्क की वजह से वो रोटेट करना स्टार्ट करता है। क्लियर है? इस पे टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क की वजह से ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा और इसके रोटेशन में एक्चुअल में होता क्या है कि जब टॉर्क को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो एक कपल ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, टॉर्क जनरेट करते हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो टॉर्क होता है इसकी वजह से जो रोटेशन होता है, उस रोटेशन में जो वर्क होता है वही वर्क इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्लियर है? जो टॉर्क लगेगा डाइपोल पे एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी वजह से जो डाइपोल रोटेट होगा, उस रोटेशन में जो वर्क होगा वही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसको याद रखना। अब देखो जब हम लोग डेराइव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वर्क के ही इक्वल होती है वो, तो मान लो ये एंगल θ1 से θ2 तक रोटेट हो रहा है डाइपोल, तो उस केस में जो वर्क आता है, ये वर्क हमारा आता है PE। P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2AQ, पढ़ चुके हो पहले। और इसमें कोई प्रॉब्लम हो कि ये क्या है P वगैरह, तो इसको पिछले वीडियो में जाके, इससे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 है वो चैनल पे जाके देख सकते हो, क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। जब हम रोटेट कराते हैं एंगल θ1 से θ2 तक, तो जो वर्क होता है वो आता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। और यही वर्क अभी हमने बताया था कि स्टोर हो जाता है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आती है डाइपोल की, वो भी यही हो जाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, तो ये भी U हो जाती है PE cos θ1 माइनस cos θ2। क्लियर है बच्चों?
U इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये पोटेंशियल एनर्जी है डायपोल की जब वो रोटेट हो रहा है एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक। ये क्लियर है सबको? अब बेसिकली इसमें हम लोग एक स्पेशल कंडीशन ले रहे हैं, इसी जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रिक डायपोल की, इसी टॉपिक में स्पेशल कंडीशन, स्पेशल सिचुएशन क्या है देखते हैं। स्पेशल केस, इसमें हम लेट कर लेते हैं एंगल थीटा 1 को 90 डिग्री और थीटा 2 को कोई एक एंगल हम लोग थीटा, जनरल एंगल थीटा लेट कर लेते हैं। थीटा 1 को 90 और थीटा 2 को थीटा। तो अब जब ये वैल्यूज पुट करते हैं तो इस केस में, इस स्पेशल केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? PE इंटू cos 90 माइनस cos थीटा, ये आ जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी इस केस की। cos 90 सब लोग जानते हो जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो होता है, तो ये रह जाएगा सिर्फ PE इंटू माइनस ऑफ cos थीटा। तो माइनस बाहर ले लेंगे तो u हमारा आ जाता है माइनस PE cos थीटा, ये हमारा u हो जाता है इस केस में। अब यहां पे दो अलग अलग कंडीशंस आती हैं, दो अलग अलग कंडीशंस हैं जो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करती हैं। वो क्या हैं अब हम लोग सीख रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। ये लिख लो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम लोग देखने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो एक्चुअल में स्टेबल इक्विलिब्रियम तब आता है जब किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू को जब पोटेंशियल एनर्जी रीच करती है तो वहां पे आती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो डाइपोल है इसकी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए मिनिमम, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो एंगल आता है, जो कंडीशन आती है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है U, ये है माइनस PE cos थीटा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है वो है माइनस P। कितनी पॉसिबल है? माइनस P इसकी मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू रख दो, तो लिख सकते हो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी हमने बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए, और इसकी मिनिमम वैल्यू जो पॉसिबल है वो माइनस PE पॉसिबल है, इससे कम वैल्यू पॉसिबल नहीं। तो माइनस PE यहां पे रख दो U की जगह पे, तो हो गया माइनस PE cos थीटा, कैंसिल कर दो, 1 आ गया ये। तो अब ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1। cos थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 0 होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 आ गया, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ गया। मतलब जब एंगल 0 होता है तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और तभी हमें मिलती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। मतलब जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं, पैरेलल होते हैं, तभी थीटा 0 होगा और तभी आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सबको क्लियर हुआ? ठीक है। अब है कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब आता है जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जब होगी तब आएगी कंडीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। और कब आएगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम? अब ये देखो, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है माइनस PE cos थीटा, माइनस PE cos थीटा। अब यहां पे देखो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी इसकी हो सकती है प्लस PE।
तो प्लस पी मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है, तो वही हो जाएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एनर्जी, चूंकि मैक्सिमम होनी चाहिए तभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये आ जाएगा प्लस पी इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आ जाएगा पी डिवाइडेड बाई माइनस पी, तो ये -1 आ जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, और कॉस की वैल्यू -1 होती है 180 डिग्री पे, ये हम लोग जानते हैं। तो ये कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 180। तो अब ये थीटा हमको मिल गया 180 डिग्रीज। ये सबको क्लियर है? तो थीटा हमें क्या मिल जाएगा? 180 डिग्री मिल जाएगा। यहां से लिख लो। मतलब 180 डिग्री होने का मतलब क्या है? 180 डिग्री होने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, जब इनके बीच का एंगल 180 होगा तब आएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है सबको? ठीक है। अब यहां पे देखो, अभी हमने देखा था कि जब हम लोग डाइपोल को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके, तो उस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क की वजह से वो रोटेट करना स्टार्ट करता है, फिर से दूसरे डायरेक्शन में निकलता है, तो वो इस तरह से एसएचएम परफॉर्म करने लगता है। क्लियर है? क्या करता है? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम से हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेस करके इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिलीज कर देते हैं, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अराउंड इधर उधर वो एसएचएम परफॉर्म करता है। एसएचएम सब लोग जानते हैं, वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट फार्मूले पे। क्या है वो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी? हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें जो टाइम पीरियड आता है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें, ये टी आता है 2 पाई रूट ओवर आई बाई पी। ये सारी चीजें क्या है? पी तो जानते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है ओमेगा, सिंस ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो ये हमारा आ जाता है रूट ओवर पी डिवाइडेड बाई आई। और जो फ्रीक्वेंसी आती है एफ और न्यू, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये आती है, ये 1 बाई टाइम पीरियड होती है, और ये होती है 1 बाई 2 पाई रूट ओवर पी बाई आई। क्लियर है सबको? तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक बेसिकली कवर कर रहे हैं, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं इसके हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट होगा तो हमको कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, नहीं तो ये जो सारे फार्मूले हैं डायरेक्ट इन पे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे नीट में, जेई में, और इस पे जो बोर्ड के एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं उन पे भी आते हैं। तो नीट, जेई और सीबीएसई के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से इनको बिल्कुल ऐसे याद कर लेना जैसे अपना नाम याद होता है, जैसे ABCD याद होती है। कोई सोते टाइम पे भी जगा के पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें याद है, तो ऐसे ही ये जो फार्मूले कवर कर रहे हैं, ये कभी भी कोई पूछे तुम्हें याद है। क्लियर है? इस लेवल पे करना है, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल, जिससे सारे वीडियोज इन टाइम तुम लोग पा जाओ, और बाकी के चैप्टर्स भी ऐसे क्विक रिवाइज कर पाओ, और नीट और जेई में या फिर सीबीएसई बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ। क्लियर है? जिससे टाइम में अगर पहुंचेगी वो चीज़, तो फिर उसको टाइम से स्टडी करोगे और इन टाइम प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। और अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनको और रिक्वायरमेंट है उनको भी ये शेयर कर सकते हो। थैंक यू।